हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। तो क्लास आज हम जो चैप्टर नंबर 10 है उसके क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी कि जो किशोरावस्था होती है उसके बारे में हमने जाना था। उसके साथ ही काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पे कवर किया था। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा और आपके जो टॉपिक हैं वो और ज़्यादा क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, तो हम यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास एक स्टेटमेंट दी जाएगी और 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही ऑप्शन वहाँ पे चूज करना है। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे कह रही है, Which of the following should an adolescent choose for his her meal? यानी कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और उस ऑप्शन में से हमें बताना है कि जो किशोर हैं, जो यहाँ पे किशोर हैं, उन्हें किस प्रकार का भोजन किस प्रकार का जो भोजन है वो अपने लिए यहाँ पे चूज करना चाहिए, यानी किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। पहला जो ऑप्शन है वो कहता है चिप्स, नूडल्स और जो बेवरेजेस होती हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए। सेकंड जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, वो कहता है यहाँ पे वेजिटेबल्स और चिप्स हो गया है या फिर लेमोनेड हो गया है। सी कह रहा है राइस, नूडल्स और पॉपकॉर्न हो गए हैं। और लास्ट कह रहा है चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स। तो बहुत इजी आंसर है। हमें किस प्रकार का भोजन यहाँ पे ग्रहण करना चाहिए, जो संतुलित आहार होता है वो हमें अपने भोजन में ग्रहण करना चाहिए। तो आंसर हमारे पास क्या है, हमारे पास आंसर आया डी, यानी कि जो चपाती, दाल और वेजिटेबल्स हैं ये क्या है, यहाँ पे संतुलित आहार है। क्या होता है संतुलित आहार? हमने कहा वो आहार जो कि हमें सारे ही पोषक तत्व प्रदान करता है। सारे पोषक तत्व यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, विटामिन भी होगा, प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, मिनरल्स भी होंगे। सारी ही चीजें वहाँ पे संतुलित होती हैं और उचित मात्रा में होती हैं। यानी सिर्फ यहाँ पे इन पोषक तत्वों की उपस्थिति ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इनकी जो मात्रा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। यानी आवश्यकता से कम नहीं होना चाहिए और आवश्यकता से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उचित मात्रा, पोषक तत्वों की उचित मात्रा से भरपूर जो भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार यहाँ पे कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे कहा गया है द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ वुमेन लाइज बिटवीन हर डैश एंड मेनोपॉज। तो हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में, यानी कि वो फेज जो कि रिप्रोडक्टिव फेज रहा होगा किसी फीमेल का, तो किस किस के बीच में होता है। एक तो हमें कहा गया मेनोपॉज, यानी कि डैश एंड मेनोपॉज। तो किसके बीच में यहाँ पे होता है रिप्रोडक्टिव फेज? हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकंड कह रहा है मेंस्ट्रुएशन। थर्ड कह रहा है मिनार्क और लास्ट कह रहा है ओव्यूलेशन। देखिए हमने जब पढ़ा था किशोर अवस्था के बारे में, तो किशोर अवस्था के बारे में हमने क्या कहा था कि ये ऐसी एज है जहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, यानी कि यहाँ से क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव फेज है जो यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि जो प्रजनन का जो चरण है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रजनन का चरण है वो किस किस के बीच में होता है। लास्ट हमें कहा गया मेनोपॉज, यानी कि जो लास्ट जो एंड होगा वो मेनोपॉज पे होगा, यहाँ तक होगा। लेकिन स्टार्ट जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन अलग अलग आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो किस अवस्था में शुरू होता है। हमने कहा किशोर अवस्था की उम्र में, किशोर अवस्था की जो अवस्था होती है वहाँ पे शुरू होता है। अब हमसे कहा गया है कि कब से कब तक बनी रहती है ये फेज, और किसमें कहा गया है, यहाँ पे वुमेन्स की यानी कि फीमेल की बात की गई है। तो सारे ही जो वर्ड्स हैं ये किससे रिलेटेड है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सारे फीमेल से रिलेटेड वर्ड हैं। आंसर हमारा क्या आएगा? हमने कहा था किशोर अवस्था में जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहला जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हमने कहा मिनार्क, यानी ऑप्शन सी है मिनार्क। और जब जो मेंस्ट्रुएशन है वो एंड होगा, जो लास्ट होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो फेज है, इन दोनों के बीच का जो चरण है उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। अब देखिए क्या होती है रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि ये तो आपको पूछा गया है नाम से, प्रोसेस से या प्रक्रिया के नाम के द्वारा आपसे पूछा गया।
अब आपसे पूछा जाएगा एज के, अगर यहाँ पे कहा जाता कि जो फीमेल है, फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव एज है, यहाँ पे फेज पूछा गया है, आपसे बदले में एज पूछा जा सकता है कि जो रिप्रोडक्टिव एज है वो कब तक रहती है। तो आप ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज का क्या मतलब है कि जब तक मेंस्ट्रुएशन रहेगा तब तक रिप्रोडक्टिव एज वहाँ पे है। तो हमने कहा कि जो 12 से 13 साल की उम्र से लेके और 45 टू 50 तक की जो एज होती है वो यहाँ पे क्या होती है, रिप्रोडक्टिव फेज, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं। इस प्रकार से आपने क्या जाना, आप तो एक तो सबसे पहले ये जान गए हैं कि किशोर अवस्था में क्या आता है, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है। और रिप्रोडक्टिव फेज अगर हम फीमेल की बात करें तो हमने कहा जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे उसे हम कह रहे हैं मेनार्क, और जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। अब ये एंड कैसे हो रहा है, ये परमानेंट रूप से एंड हो रहा है, यानी कि ये हमेशा के लिए जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो हमेशा के लिए बंद हो रही है, उसे हम मेनोपॉज कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमने जो 28 डेज की साइकिल है उसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कह रहे हैं। जो मेंस्ट्रुएशन की जो प्रक्रिया है, जो मेंस्ट्रुएशन का जो होना है, उसे हम मेंस्ट्रुएशन कह रहे हैं। मेनार्क का मतलब है जो पहली बार जब किशोर अवस्था के दौरान पे जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था उसे हम मेनार्क कहेंगे। और जब 45 से 50 साल की उम्र में जो मेंस्ट्रुएशन है वो हमेशा के लिए खत्म होगा, उसे हम मेनोपॉज कहेंगे। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये दोनों जो वर्ड्स हैं मेनार्क और मेनोपॉज, दोनों क्या होते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन में यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, सॉल्यूशन, यानी कि एक्सप्लेनेशन आपके पास आ रखा है, आप पढ़ेंगे। द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ वुमेन स्टार्ट फ्रॉम हर फर्स्ट पीरियड यानी मेनार्क एट अराउंड 10 टू 12 ईयर्स ऑफ एज। 10 टू 12, 10 टू 13 यहाँ पे एज हो सकती है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, इट कंटिन्यूज अंटिल द एज ऑफ 45 टू 50 व्हेन वुमेन स्टॉप रिलीजिंग एग्स is called a menopause. Hence, reproductive phase of women lies between their menarche and menopause. यानी कि जो reproductive phase होगा फीमेल में वो कब से होगा, menarche से menopause तक यहाँ पे होगा। के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट है, क्या कहती है वो स्टेटमेंट, आप पढ़ेंगे। स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड डू नॉट रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ग्लैंड्स की बात की गई है, तो थोड़ा ग्लैंड्स के बारे में जान लेते हैं। हमने कहा ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ, दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं हमारे बॉडी में। हमने कहा कि जो यहाँ पे एक प्रकार की जो ग्लैंड्स है उसकी बात की गई है कि जो स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड, तीन ग्लैंड्स का हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, और ये अपने सिक्रीशन को सीधे ब्लड में रिलीज नहीं करते हैं। इस बेसिस पे हमने क्या कहा था, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की हमने बात की थी। हमने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का क्या कहा था, हमने कहा था जो ग्लैंड्स डायरेक्टली अपने सिक्रीशन को, अपने हार्मोन्स को सीधे ब्लड में रिलीज करती हैं उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो ग्लैंड्स यहाँ पे डक्ट के द्वारा जो अपना सिक्रीशन है वो सरफेस पे रिलीज करते हैं उसे हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा था। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, हमें जो स्टेटमेंट है यहाँ तक हमें बता रहा है, यहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं ये ब्लड में अपना सिक्रीशन नहीं सिक्रीट करती हैं। नेक्स्ट हमने कहा जो स्टेटमेंट सेकंड है वो क्या कह रही है, दीज ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट, यानी कि इन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, पहला कह रहे हैं कि जो दोनों, अब हमें इन स्टेटमेंट में बताना है स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, ये दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, दोनों में से एक गलत है एक सही है, तो कौन गलत है और कौन सही है। तो इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या होती हैं, जो ग्लैंड यहाँ पे स्वेट को रिलीज करती हैं, पसीने को रिलीज करती हैं। सेकेंड है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या होती हैं, जो सलाइवा सिक्रीट करती हैं हमारे माउथ में। नेक्स्ट हमने कहा ऑयल ग्लैंड, यानी कि जो सिबेशियस ग्लैंड होती हैं जो ऑयल को रिलीज करती हैं। अब हम देख लेते हैं ये कहाँ रिलीज हो रहे हैं। हमने कहा स्वेट कहाँ रिलीज हो रहा है, हमारी जो बॉडी का जो एक्सटर्नल सरफेस है, जो बाहरी जो सरफेस है वहाँ पे क्या हो रहे हैं, सिक्रेट हो रहे हैं। सेकेंड हमने कहा सलाइवरी ग्लैंड, कहाँ पे सिक्रेट हो रहा है, हमारे मुंह में सिक्रेट हो रहा है। अब हम देखेंगे ग्लैंड्स की जो पोजीशन है वो अलग अलग होती है। हमने कहा यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यानी तीन प्रकार की ग्लैंड हमने पढ़ी थी। किसमें, सलाइवरी ग्लैंड में। हमने कहा तीन अलग अलग प्रकार की ग्लैंड्स हैं और सबका जो सिक्रीशन है वो हमारे मुंह में हो रहा है, ठीक है। हमने कहा ऑयल ग्लैंड यानी सिबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयल को रिलीज करती हैं।
अब आपने देखा होगा जब आप जो आपका फेस है, किसी की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, आप इस प्रकार से करते हैं और आपकी हाथ पे ऐसा होता है जैसे ऑयल के पैचेस लगे होंगे, जैसे तेल के, आपको ऐसा लगेगा आपके फेस पे तेल लगा हुआ है। तो क्या होता है, वहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है सेबेशियस ग्लैंड के द्वारा, और हमें कहा गया है कि डायरेक्टली ब्लड में नहीं सिक्रीट करती अपनी सिक्रीशन को। तो देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही दीज ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट, यानी कि इनके पास डक्ट नहीं है। अब हम पता करते हैं कि डक्ट किसके पास होती है, किसके पास नहीं होती है। दो प्रकार की ग्लैंड की बात की थी हमने, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो हमने दो प्रकार के ग्लैंड्स की बात की थी, हमने कहा था एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो एक्सो और एंडो में क्या डिफरेंस है, हमने कहा कि सबसे पहले बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। हमने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो अपने सिक्रीशन को सीधे ब्लड में डाल देती हैं। अब जो सीधे ब्लड में डाल देंगे, क्योंकि हमारा जो ब्लड है पूरी बॉडी में हमारा ब्लड है, तो ब्लड में यहाँ पे सिक्रीशन को रिलीज करने के लिए किसी डक्ट की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, हमने कहा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी वो अपने सिक्रीशन को सीधे ब्लड में डालती हैं। तो पूरी बॉडी में अगर ब्लड है तो अपनी सिक्रीशन को कहीं पहुंचाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। हमने कहा पिट्यूटरी अगर कोई हार्मोन रिलीज करी तो सीधे ब्लड में कर रही है। हमने कहा अगर कोई रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स होते हैं वो अगर कोई सिक्रीशन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या करें। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि सीधे ब्लड में डालना है तो कहीं पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में है। तो अगर एंडोक्राइन ग्लैंड है तो यहाँ पे डक्ट नहीं होंगे, डक्ट लेस होगा। वहीं अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की हमने बात की, हमने कहा सलाइवरी ग्लैंड है। अब अगर सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे है, हमने कहा सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे है और इसे अपना सिक्रीशन हमारे मुंह में सिक्रीट करना है, तो इसे डक्ट की आवश्यकता होगी। हमने कहा कि यहाँ पे जो स्वेट ग्लैंड है, अब देखिए स्वेट हमारी पूरी स्किन पे आता है, पूरी स्किन पे आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे स्वेट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए यहाँ पे डक्ट होंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें सबसे पहले पता करना है कि ये जो ग्लैंड्स है ये एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है। हमने कहा ये एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन का मतलब है कि अपना जो सिक्रीशन है ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये सरफेस पे डाल रहे हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गई हैं, ठीक है। इसका मतलब पहली जो स्टेटमेंट है वो सही बात कर रही है कि ये अपना जो सिक्रीशन है वो सीधे ब्लड में नहीं डालते। पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड कह रहा है कि इनके पास डक्ट है ही नहीं। अगर इनके पास डक्ट नहीं है तो ये अपना सिक्रीशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते हैं। यहाँ पे अगर सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है तो सलाइवा के सिक्रीशन के लिए यहाँ पे डक्ट चाहिए होंगी, क्योंकि ये क्या करते हैं ब्लड के साथ अपना सिक्रीशन नहीं देते। अगर यहाँ पे ये ब्लड के साथ सलाइवा को मिक्स कर पाते तो यहाँ पे डक्ट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो सलाइवा है वो ब्लड के साथ मिक्स नहीं हो रहा है। जो हमारा पसीना हमारा स्वेट है वो ब्लड के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डक्ट की आवश्यकता होगी। तो जो स्टेटमेंट सेकंड है वो तो गलत है, लेकिन स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो क्या सही है। तो हम वही आंसर चूज करेंगे। पहला कह रहा है बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। नहीं, इसमें से क्या है, जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है। हमने कहा ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये भी सही है कि सिर्फ दूसरी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। हमने कहा बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है वो सही बात कह रहा है। हमने कहा ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे ये सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट सही नहीं है, पहली स्टेटमेंट हमारी सही आती है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा डी, यानी कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। के बाद जो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आता है, इसका जो सॉल्यूशन है, जो एक्सप्लेनेशन है वो हम पढ़ चुके हैं। आपने क्या पढ़ा, आपने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड एज दे डक्टलेस ग्लैंड, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, यहाँ पे हमने कहा डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। डक्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना जो सिक्रीशन है सीधे कहाँ दे रही है, ब्लड में दे रही है। Whereas the exocrine glands like salivary glands have a duct and do not release their secretion into the blood, यानी कि जो exocrine gland होंगी उनमें duct होती हैं और अपने secretion को ये सीधे blood में नहीं डालती हैं। के बाद जो next हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे कहा गया है नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन किडनी सेल इज।
पहला कह रहा है 1 पेयर, सेकंड कह रहा है 2 पेयर, थर्ड कह रहा है 3 पेयर और लास्ट कह रहा है 4 पेयर। यानी कि हमें बताना है कि जो नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन किडनी सेल इज। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, हमारा आंसर आया 1 पेयर। यानी कि ये हमें बता रहा है कि जो क्रोमोसोम का जो सेक्स क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कितना होता है, 1 पेयर होता है। क्या बात की थी हमने, कहा अगर टोटल की हम बात करें कितने, हमने कहा कि 23 पेयर है, 23 पेयर हैं यानी कि 46 क्रोमोसोम हैं। हमने कहा दो प्रकार के, अब इन्हें हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने कहा एक तो ऑटोजोम्स होते हैं यानी कि जो 22 पेयर होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, वो होते हैं 1 पेयर यानी कि एक जोड़ी होते हैं। क्योंकि यही डिटरमाइन करते हैं यहाँ पे जो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे 1 पेयर होता है। 1 पेयर का क्या मतलब है, अब मेल और फीमेल में अलग अलग होंगे। 1 पेयर का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने कहा XX और XY। अब XX की बात हो रही है तो यहाँ पे फीमेल की बात आएगी, और अगर XY की बात हो रही है तो यहाँ पे मेल की बात आएगी। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट यहाँ पे। अभी हमारा क्या है, एक्सप्लेनेशन है, इसमें यही कहा गया है जो कि हमने अभी तक बात की है। तो क्या कह रहा है हमारे सॉल्यूशन, हमने कहा humans have 46 chromosome, that is 23 pair of chromosome in a cell except for gamete cells। यानी कि हमारी जो बॉडी में जो भी सेल्स है वहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो 23 जोड़े होगा या 46 क्रोमोसोम हम कहते हैं। लेकिन किसको छोड़ के, जो गैमीट जो होते हैं, गैमीट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो हाफ होता है, और गैमीट में क्या होगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। नेक्स्ट हमने क्या कहा, 22 ऑफ दीज पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम। इसमें से जो 22 जोड़ी होते हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं। ऑटोसोम क्या होंगे, जो मेल और फीमेल में होंगे वो सेम ही होते हैं। नेक्स्ट हमने कहा एंड लुक द सेम इन द बोथ मेल्स एंड अ फीमेल। द थर्ड पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स डिफर इन अ मेल्स एंड अ फीमेल। अभी हमने देखा कि जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो मेल और फीमेल में क्या होता है, डिफरेंट होता है। फीमेल हैव 2 कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम, फीमेल में क्या होंगी, 2 एक्स कॉपी होंगी, वाइल मेल्स हैव 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम यानी XY होगा। दस और नॉन जेनेटिक सेल्स हैव 2 सेक्स क्रोमोसोम इन देम। अब देखिए हमें यहाँ पे पूछा गया था किडनी सेल में, तो किडनी सेल क्या है, यहाँ पे किडनी सेल यहाँ पे है जो यहाँ पे जिसमें जो रिप्रोडक्शन में जो सेल पार्ट नहीं ले रही थी उसे, उसमें जो भी क्रोमोसोम हमसे पूछे जाएंगे हम वहाँ पे क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो सेक्स क्रोमोसोम है यहाँ पे 1 पेयर है। तो नॉन गैमेटिक सेल जो होंगी, नॉन गैमेटिक सेल्स का यह मतलब है कि गैमेट सेल में पूछा जाएगा हम कहेंगे हैप्लॉइड है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और अगर वहाँ पे गैमीट के अलावा जितनी भी सेल होंगी हम कहेंगे डिप्लॉइड है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है या फिर 23 जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें हमसे कहा गया है अ फीमेल गैमीट कैरीज डैश क्रोमोसोम, यानी कि फीमेल गैमीट में कितनी क्रोमोसोम होते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास वही आ गया है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। देखिए पूछा ये कि जो फीमेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट में क्रोमोसोम कौन सा क्रोमोसोम होता है, कितने क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन कह रहे हैं कि एक वाई क्रोमोसोम होता है, सेकंड कह रहा है कि एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, सी कह रहा है कि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और लास्ट कह रहा है कि 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी है क्योंकि इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1 वाई क्रोमोसोम। अब जहाँ पे भी वाई क्रोमोसोम आ गया यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मेल की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे वाई क्रोमोसोम है हम पहले हटा देते हैं, हमने वाई को हटा दिया है, हमने यहाँ पे इसको भी हटा दिया है। लेकिन हमने बात की यहाँ पे, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं सी और डी। सी में कहा गया है कि जो फीमेल गैमीट है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और यहाँ पे जो डी कह रहा है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम की। तो अभी तक हमने क्रोमोसोम की बात क्या की थी, हमने कहा था 2 प्रकार के होंगे, एक्स एक्स और एक्स वाई। ओके,
अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है यहाँ पे फीमेल के बारे में। तो फीमेल के बारे में क्या पूछा गया है कि फीमेल का जो गैमेट होगा उसमें कितने क्रोमोसोम हैं। हमने कहा अगर फीमेल की बात हो रही है तो ये पहले ही हट जाता है। अब सी ऑप्शन कह रहा है कि एक्सेस क्रोमोसोम, तो हमने गैमीट की बात करी है। हमने किसकी बात की है, गैमीट की। हमने कहा जब यहाँ पे गैमीट बने तो दो गैमीट बनते हैं, दो गैमीट बनते हैं। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे हमने क्या पढ़ा, जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो दोनों क्रोमोसोम है वो अलग अलग गैमीट में जाएंगे, अलग अलग गैमीट में जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा। यही हमने पढ़ा था जेनेटिक्स में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहे हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे बात की जाए, अब यहाँ पे बात की जाए इसकी, तो यहाँ पे हमने कहा कि ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम का जो टोटल जो नंबर है हमने कहा यहाँ पे 46 है। लेकिन अगर ये 46 क्रोमोसोम, ये 46 दोनों की मिला के, लेकिन हम एक की बात करें तो क्या होगा, हमने कहा एक में क्या है 23 है और सेकंड में भी क्या है 23 है, तो दोनों को मिला के 46 हो गया। अब दोनों अगर अलग अलग हो गए हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम है। 23 पेयर की बात नहीं हो रही है, 23 की हो रही है। मैं आपको बार बार कहती हूँ यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। तो ये क्या है, एक गैमीट है और ये क्या है, सेकेंड गैमीट है। तो क्या होगा आंसर, हमने कहा क्या होंगे, 2 एक्स क्रोमोसोम है या फिर 1 एक्स क्रोमोसोम है। गैमीट में हमेशा सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है। आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आंसर हमारा आएगा 1x क्रोमोसोम, क्योंकि गैमीट यहाँ पे 2 गैमीट बने हैं। और यहाँ पे किस प्रकार का होगा, हमने कहा हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का क्या मतलब है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जितने भी क्रोमोसोम एक सेल में हमारे पास होते हैं उसका हमेशा हाफ होगा किसमें, गैमीट में। अब वो गैमीट कौन से होते हैं, हमने कहा 2 प्रकार के होते हैं। ये क्या है, फीमेल गैमीट है और गैमीट में एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा। वहीं अगर हम मेल गैमीट की बात करें तो हमने कहा कि मेल गैमीट में 2 प्रकार के क्रोमोसोम हो सकते हैं। हो सकता है एक्स क्रोमोसोम वहाँ पे हो सकता है वाई क्रोमोसोम यहाँ पे हो। लेकिन अगर यहाँ पे फीमेल की बात की जाए तो कोई भी गैमीट है, चाहे ये गैमीट है चाहे ये गैमीट है, दोनों में क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे होता है। इसीलिए हमारे जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो डी आएगा कि फीमेल गैमीट में एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है स्टेटमेंट, उसमें हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ कंडीशन शो इन द बिलो। यानी कि यहाँ पे एक कंडीशन हमें दी गई है और वो हमें बताना है कि ये कौन सी कंडीशन है। चलिए सबसे पहले हमें इमेज को देखना चाहिए था कि ये हमारे पास एक इमेज है और इस इमेज में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो थ्रॉट है, यानी कि जो गले का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। तो इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं कि ये कंडीशन क्यों हुई है। पहला ऑप्शन कह रहा है लैक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी के कारण ऐसा हुआ है। सेकेंड कह रहा है आयरन की कमी के कारण ऐसा हुआ है। लास्ट कह रहा है जो सी है वो आयोडीन की कमी के कारण कह रहा है। और लास्ट कह रहा है कि पोटेशियम की कमी के कारण। यानी हमें बताना है कि ये जो स्थिति आई है ये किस चीज़ की कमी के कारण आई है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, हमने कहा आयोडीन की कमी के कारण ये स्थिति आई है। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या देखा हमने कहा द पिक्चर शोज अ कंडीशन गोइटर विच इज कॉल्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट। देखिए जब हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाती है तो यहाँ पे एक कंडीशन आती है जिसे हम गोइटर कहते हैं। और क्या हो रहा है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे जो थ्रॉट है या फिर जो नेक है वो बहुत ज़्यादा फूल जा रही है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इट इज़ सीन एज अ स्वेलिंग इन द नेक रिजल्टिंग फ्रॉम एन एनलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है उसका इनलार्जमेंट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड इमेज आई है ये वाली। तो ये क्यों होता है, यहाँ पे जब आयोडीन की कमी हमारे भोजन में हो जाती है। नॉर्मल जो थायराइड ग्लैंड की पोजीशन है वो ये है, जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये थायराइड ग्लैंड है। और जब यहाँ पे आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो यहाँ पे इस प्रकार से बढ़ जाती है। और थायराइड ग्लैंड अगर बढ़ेगी तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिलता है कि हमारा जो नेक है वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है। तो
क्या हुआ, क्या बढ़ा, हमने कहा जो गॉइटर होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, और आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें उसका इनलार्जमेंट यहाँ पे हो जाता है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर इन फीमेल एट प्यूबर्टी, यानी कि जो फीमेल होती है प्यूबर्टी में कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे पहला कह रहा है ओव्यूलेशन होगा, सेकंड कह रहा है एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, और थर्ड कह रहा है ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स होगा। तो इनमें से कौन से प्रक्रियाएं हैं जो कि किशोर अवस्था के दौरान फीमेल में देखने को मिलती है। ऑप्शन 1 कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी तीनों ही प्रोसेस, तीनों ही चीज़ें हमें देखने को मिलती है। बी कह रहा है सिर्फ सेकंड और थर्ड ही हमें देखने को मिलती है। सी कह रहा है सिर्फ फर्स्ट और थर्ड हमें देखने को मिलती हैं, और डी कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड हमें देखने को मिलती है। तो हमने जब पढ़ा था किशोर अवस्था के दौरान और हमने चेंजेस देखे थे, मेल में अलग चेंजेस देखे थे और फीमेल में अलग अलग चेंजेस देखे थे। तो हमने क्या कहा था कि तीनों ही जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिला था, किसमें, फीमेल में और प्यूबर्टी के दौरान। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा सही, फर्स्ट होगा, यानी कि पहले, दूसरी और तीसरी तीनों ही प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलती फीमेल में। अब सॉल्यूशन क्या कहता है, लॉट्स ऑफ चेंजेस अकर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन बॉयज एंड गर्ल्स। इन गर्ल्स ओव्यूलेशन, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स आर द मेजर चेंजेस। अब देखिए आपको जब भी चेंजेस करने के लिए आएगा, जब भी डिफरेंस करने के लिए आएगा, तो हो सकता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि कोई 2 अंतर लिखिए जो किशोर अवस्था के दौरान मेल और फीमेल में आती हैं। तो ये जो तीनों ही जो यहाँ पे चेंजेस आपको बताए गए हैं, तीनों ही परिवर्तन आपको बताए गए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि मेजर अगर हम देखें आमतौर पर हम इन्हीं कैरेक्टर को लेते हैं जब भी हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आया है उसमें हमसे पूछा गया HIV वायरस विल नॉट बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कहा गया कि HIV वायरस कैसे ट्रांसमिट नहीं होगा या कैसे नहीं फैलेगा। तो हमने कहा ब्लड के द्वारा नहीं फैलता है, लेकिन ब्लड अगर कोई जो संक्रमित व्यक्ति है वो किसी हेल्दी या किसी स्वस्थ व्यक्ति को अपना खून देता है तो वहाँ पे जो HIV वायरस है वो फैल जाता है। हमने कहा स्वेट से नहीं फैलता है, इसके बारे में भी देखेंगे। थर्ड हमने कहा ब्रेस्ट मिल्क से नहीं फैलता है, यानी कि जो मदर होती है, तो जो मदर अगर इन्फेक्टेड है तो यहाँ पे जो इन्फेक्टेड मदर का अगर जो मिल्क है वो उसके बच्चे ने कंज्यूम किया तो यहाँ पे क्या होता है, HIV वायरस फैल जाता है। और नेक्स्ट हमने कहा सीमेन। तो सीमेन क्या है, यहाँ पे एक मेजर कॉज है जो HIV वायरस के फैलने का। तो बचा हमारे पास क्या ऑप्शन, हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन बचा कि जो स्वेट है, जो पसीना है, उसके द्वारा जो HIV वायरस है वो नहीं फैलता है, या फिर स्वेट में HIV वायरस प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमने क्या देखा, हमने कहा ब्लड, सीमेन एंड ब्रेस्ट मिल्क ऑल आर द बॉडीज इंटरनल फ्लूइड। अब देखिए जब बात आती है HIV वायरस की तो हमने पढ़ा था कि जो इंटरनल फ्लूइड होते हैं, जो आंतरिक तरल पदार्थ होते हैं, उनमें क्या होता है, उन्हीं के द्वारा जो HIV वायरस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। एग्जाम्पल में हमने कहा ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, या फिर मिल्क हो गया है। नेक्स्ट हमने क्या, Once the virus entered the body, it start dividing and spread all over the body। अब एक बार अगर वायरस HIV वायरस हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि हमने सूक्ष्म जीवों की यही तो एक लक्षण हमने देखा है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत जल्दी से क्या करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, इट इज प्रेजेंट इन द इंटरनल फ्लूइड लाइक ब्लड and gets transmitted to the other healthy individuals only through the exchange of these body fluids। HIV does not spread through the sweat, यानी कि जो यहाँ पे HIV स्प्रेड होगा या तो ब्लड के द्वारा होगा या फिर यहाँ पे जो मदर का जो मिल्क है अगर कोई बच्चा उसे कंज्यूम करता है इसके द्वारा होगा या सीमेन के द्वारा होगा। लेकिन होगा कब, जब ये तीनों ही चीज़ें एक इन्फेक्टेड, एक संक्रमित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर होंगी। यानी अगर कोई स्वास्थ्य व्यक्ति है और ये कोई हेल्दी पर्सन है और उसने ब्लड डोनेट किया तो ऐसा नहीं है कि फिर भी यहाँ पे HIV वायरस फैल जा रहा है। HIV वायरस के फैलने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो वायरस किसी व्यक्ति के अंदर हो। अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो वायरस है वो है ही नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, चाहे आप यहाँ पे ब्लड को डोनेट कीजिए, चाहे जो यहाँ पे बच्चा है वो अपने मदर का जो मिल्क है वो कंज्यूम कर रहा है, तो इससे वो वायरस फैलेगा नहीं।
तो इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि स्वेट पसीने से जो वायरस है वो नहीं फैलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है प्यूबर्टी इन फीमेल बिगन्स एट द एज ऑफ, यानी कि जो किशोर अवस्था है, जो प्यूबर्टी है, वो फीमेल में किस एज में शुरू होता है। हमारे पास कुछ ऑप्शन है यहाँ पे। पहला कह रहा है 11 से 13 वर्ष की उम्र में यहाँ पे किशोर अवस्था शुरू हो जाती है, या फिर 16 से 18 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है, या 14 से 16 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है, लास्ट कह रहा है 18 से 21 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है। तो सबसे सुटेबल जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि 11 से 13 वर्ष की जो उम्र है इसमें क्या होती है, किशोर अवस्था शुरू हो जाती है। अब हमारे पास 11 से 13 वर्ष क्यों आ रखे, क्योंकि हमने देखा था कि प्यूबर्टी जो शुरू हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो सब में 11 वर्ष की उम्र में शुरू हो रही है, या सब में ही वो 12 वर्ष की अवस्था में शुरू हो रही है। क्या होता है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग टाइम पे होती है। तो हम मान के चलते हैं कि 11 वर्ष से और 13 वर्ष की उम्र के बीच में सभी में क्या होती है, किशोर अवस्था आ जाती है। तो इस पे और किस में आ रही है, फीमेल में आ रही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे होगा ए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन ग्लैंड सिक्रीटिंग हॉर्मोन्स आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। अच्छा, हमसे क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ तक की बात कर लेते हैं। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें उस ग्लैंड का नाम बताना है जिसमें ये जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये सारे कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि ग्लैंड सिक्रीटिंग द हॉर्मोन्स आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, यानी कि जो यहाँ पे क्या होता है, हार्मोन सिक्रीट करती है और किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होती है। सेकंड कह रहा है कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, यानी कि ये क्या करती है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। और तीसरा कह रहा है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है उसे इंक्रीज करती है। सबसे पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास कह रहा है टेस्टोस्टेरोन, सेकंड कह रहा है इंसुलिन, थर्ड कह रहा है एड्रेनलिन और लास्ट कह रहा है प्रोजेस्टेरोन। तो हमें बताना है कि ये तीनों जो गुण हमें दिखाए गए हैं, तीनों जो कैरेक्टर हमें बताए गए हैं, किस ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा है कि कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है, कुछ यहाँ पे कैरेक्टर, कुछ गुण हमें बताए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से किस का वो जो लक्षण है वो किसके लक्षण है। सबसे पहला है कि ग्लैंड सिक्रीटिंग द हार्मोन आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, यानी कि एक ऐसी ग्लैंड होगी जो हार्मोन को सिक्रीट कर रही है और हमारे किडनी के टॉप पे रहती है, और जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है, जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। तो आंसर हमारा सबसे इजी क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा एड्रेनलिन, क्योंकि आपने देखा होगा कि किडनी के टॉप पे, जैसे कि ये क्या है, किडनी है और इसके टॉप पे कुछ इस प्रकार से ये ग्लैंड होती है एड्रेनलिन। तो हमारा आंसर क्या यहाँ पे आया, हमारा आंसर आया यहाँ पे सी। तो क्लास आज हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आई होप इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।